अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने उसके कुछ पैरामीटर्स को देखा था। तो आज हम उसके रिमेनिंग पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं हमारे, अब ये हमारी ड्रग है, इसको हम लोगों ने यूज़ करना है, हमने इसको खाना है, इनटेक करना है। जब ये हमारी ड्रग जो है हम लोग इसको खाते हैं तो इसने कहाँ पे जाना होता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये है हमारी ब्लड स्ट्रीम कि ये हमारे यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब तक वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगी वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करेगी। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट शो करती है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कि जब कोई भी मेडिसिन आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाती है तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। कि आपकी जो ड्रग है उसका आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब आपकी जो ड्रग है ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचती है, हमने ये देखना है एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो तो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है आज हमने उसको डिस्कस करना है। अब जो आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन है कि आपकी जो ड्रग है जब तक इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचेगी। अब आपकी जो ड्रग है इसने इस ब्लड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, फिर ही ये आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। तो इतना सा प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये किस तरह से होता है। तो ये बाकी का प्रोसेस, ये बाकी आपके प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जस्ट इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो आपकी एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कि आपकी जो ड्रग है उसकी मूवमेंट को हमने डिस्कस करना है। कहाँ से, कि हमने जब इसको एडमिनिस्टर किया है उधर से लेके आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो आपकी ड्रग है, जो आपकी मेडिसिन है, आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब पहुंचेगी तो इसको आप बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो ड्रग है जब तक वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती तब तक वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होती। अब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये आपकी बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, इसको आप लोग लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब जो मेम्ब्रेन होती है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक होती है आपके फास्फोलिपिड्स और दूसरी होती है आपके कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली ये दोनों लिपिड सलोबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से हम इसको लिपिड बायलेयर भी बोलते हैं। कि आपकी जो फास्फोलिपिड्स हैं और जो कोलेस्ट्रॉल है ये इससे बनी होती है, इस वजह से ये जो लिपिड है इसको इजीली क्रॉस करवा लेती है। अब हमने देखना है कि आपकी ड्रग जो है वो किस किस मैकेनिज़्म के थ्रू आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। तो इसमें आ जाता है आपके पास 4 मैकेनिज़्म है। सबसे पहला आपका है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। के ये जो 4 प्रोसेस हैं इससे होते हुए आपकी जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। अब देखें, अब आपने जब इसके मैकेनिज़्म को समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। अब किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी तो ये होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखें, अब आपके पास कोई ढलवान है या कोई चढ़ाई है, अब उसके ऊपर जब चढ़ाई के ऊपर टॉप कॉर्नर से आप किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ धकेलेंगे। अब यहाँ पे आपने कोई चीज़ रखी है, अब ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगी, आपको इस पर धक्का शक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद मूव करके नीचे फॉल करेगी। अब जब ये फॉल करती है तो ये है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी होती हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ है वो आपकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करती है। अब देखें, यहाँ पे अगर कोई चीज़ है लो कंसंट्रेशन में है, अब जब तक आप इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगी। आपको कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये आपकी हो जाती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसमें आपकी चीज़ होती है हायर से लोअर की तरफ, लेकिन जो आपकी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें आपकी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, प्लस जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो लोअर से हायर की तरफ होती है। तो ये टोटली अपोजिट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। अब हमने देखना है कि हमने इसको पढ़ा क्यों है। अब आपकी सबसे पहले आ जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, अब देखें हमारे पास है मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया। अब आपकी जो मेम्ब्रेन है ये है लिपिड बायलेयर,
इसका ये मतलब है कि आपकी मेम्ब्रेन से लिपिड क्रॉस कर सकते हैं ईजिली, लेकिन कुछ वाटर सॉल्युबल आपकी ड्रग्स भी होती हैं, वो कैसे क्रॉस करेंगी, उसका भी अलग से क्या होता है, चैनल बना होता है। अब ये हमारे पास चैनल बना हुआ है वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए, और लिपिड सॉल्युबल को तो ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चैनल की, तो ये यहाँ से इजीली चले जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो इस चैनल से क्रॉस होती हुई जाएगी। अब देखें, अब आपने एक्सटर्नल मेडिसिन ली है, वो होगी आपकी हायर कंसंट्रेशन के अंदर, आपकी हाई उसकी वैल्यू होगी, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में तो वो चीज़ उस तरह से प्रेजेंट नहीं है, अगर हाई अमाउंट में वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो आपकी बॉडी में लो है, इसी वजह से तो आप उसको बाइट से इंटेक कर रहे हैं। अब वो जो मेडिसिन है जब आप उसको इंटेक करते हैं तो वो क्या करती है, आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करती है, फिर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है। ये सारी है आपकी ब्लड स्ट्रीम, जिसके अंदर ये ऑलरेडी थोड़ी बहुत आपकी ये ड्रग प्रेजेंट है। अब जब आपकी ये वाली ड्रग एंटर होती है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, तो बाहर वाली आपकी हाई कंसंट्रेशन, अंदर वाली आपकी लो कंसंट्रेशन। तो हाई टू लोअर जो आपकी ड्रग मूव करती है तो वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसे किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ये हाई टू लो ये सारी आपकी हो जाती है पैसिव। अगर आप पैसिव को ही देखें तो सेम इसी तरह होती है आपकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसको क्या चाहिए होती है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जस्ट इन दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी ये भी हाई टू लो की तरफ मूव करती है, हाई टू लो की तरफ मूव करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा इसका, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, इसको फैसिलिटेशन चाहिए होती है। फैसिलिटेशन का मतलब कि इसको किसी किस्म का कैरियर रिक्वायर्ड है, ताकि ये आपकी जो ड्रग है इसको उस कैरियर पे रखे, उसके बाद इसको आगे मूव करवाए। जो आपकी फैसिलिटेटेड ड्रग होती है या जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है, क्या है, आपकी जो ड्रग है ये आपके पास कैरियर पड़े हैं। मोस्टली आपके जो कैरियर होते हैं उनको SLC बोलते हैं, सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, कि ये आपके कैरियर्स होते हैं। अब जो ड्रग है ये इस कैरियर के साथ अटैच होगी, इस कैरियर से लग के इसकी फोर्स, इसकी एनर्जी की वजह से ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है। तो ये होती है आपकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आ जाती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये क्या होती है, ये मेन इसकी अपोजिट होती है आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट के। अब जो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या है कि आपकी लो कंसंट्रेशन ड्रग, अब जैसे आपकी बॉडी में कुछ ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे आयरन हो गया। अब ये आयरन जो है आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जो चीज़ आप बाहर से लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर अगर वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बॉडी में क्या है, आपका ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। अब ब्लड बनता ही आयरन की वजह से है। अब आपकी बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो आप एक्सटर्नली देंगे। अब एक्सटर्नल जो भी मेडिसिन देंगे, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा दे दें, आपकी इंटरनल ब्लड में जो प्रेजेंट है उससे कम ही होगी। अब जो आपने बाहर से लेट्स सपोज आयरन दी है, इसकी कंसंट्रेशन लो है, जो आपकी ब्लड के अंदर मौजूद है इसकी कंसंट्रेशन हाई है। अब जब इस आयरन ने आपकी ब्लड के अंदर जाना है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना है, तो इसको भी कैरियर की ज़रूरत है। इसको कैरियर प्लस एनर्जी दोनों की ज़रूरत है। लेकिन डिफरेंस अब इसमें और फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस है कि फैसिलिटेटेड में कैरियर तो यूज़ किया है लेकिन कंसंट्रेशन हाई है, हाई टू लोअर की तरफ। अब ये है आपकी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन ड्रग को आपने लेना है, इसको कैरियर पे बिठाना है। अब कैरियर आपका क्या होगा, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ATP रिक्वायर है आपको। जब तक ये एनर्जी नहीं लगेगी आपकी जो ड्रग है वो आपकी ब्लड में एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आ जाता है आपके पास, लास्ट मैकेनिज़्म है हमारा एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो ड्रग है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, कि ना तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंटर हो सकते हैं, ना ही किसी चैनल के थ्रू वो अंदर एंटर हो सकते हैं। आपको उसको गुजारने के लिए एंडोसाइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें, अब कुछ चीज़ है उसका साइज़, अब ये नॉर्मल साइज़ है, अगर वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो जाएगा तो ये तो नहीं इजीली नीचे जाएगा, इसको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की क्या होगी, ज़रूरत होगी। जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स प्लस एनर्जी नहीं लगेगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, वो आगे मूव नहीं करेगी। इसी तरह आपकी जो ड्रग है इसमें क्या है कि एंडोसाइटोसिस होती है, आपकी मेम्ब्रेन जो है ना ही ये इसको अंदर लेके जा रही है ना कुछ और हो रहा है, तो आपकी जो मेम्ब्रेन है इसको इनगल्फ कर लेगी, ताकि इसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग इनगल्फ करती जाएगी।
अपनी शेप को चेंज करती जाएगी। आपकी जो ड्रग है इसके अंदर एंटर होने के लिए इसको अपनी शेप को चेंज करना पड़ेगा। आहिस्ता 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 अपनी शेप को चेंज करते करते इसको इनगल्फ करते करते इसको वेजिकल फॉर्म में एक्सटर्नल साइड पे आउट कर देती है। तो ये होती है आपकी एंडोसाइटोसिस। अब जब इस सारे प्रोसेस का ऑपोजिट होता है वो होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।